हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने तार सप्तक पर विचार किया था। उसी क्रम में अब मैं दूसरा सप्तक पर बातचीत करूंगा कि दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, उसकी भूमिका में अज्ञे ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि तार सप्तकों का जो संपादन किया था अज्ञे ने किया था। तो दूसरा सप्तक पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि इसका जो संपादन वर्ष था वह 1951 था। 1951 इसमें अज्ञे इसके संपादक थे। दूसरा सप्तक से नई कविता का स्वरूप धीरे धीरे हिंदी कविता के अंतर्गत दिखलाई पड़ने लगता है, जो कि हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो ये नई कविता का धीरे धीरे शुरुआत दूसरा सप्तक से माना जा सकता है। अज्ञे ने नई कविता की भूमिका में दो बातों का बहुत ही मजबूती से उल्लेख किया, जिसमें बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वे प्रयोग पर ज़्यादा जोर देते हैं। खासतौर से नंदुलारे वाजपेयी इत्यादि ने काफ़ी आलोचना की थी इन कवियों को लेकर। तो उसका खंडन करते हुए अज्ञे ने दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। पहले में तो उन्होंने लिखा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, नहीं रहे। ठीक है, प्रयोग कोई इष्ट या साध्य नहीं है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही निरर्थक या सार्थक है जितना कि कवितावादी कहना। खासतौर से प्रयोगवादी कवि थे जिन्होंने कि शिल्प में कुछ नया करने की कोशिश की, नए प्रतीकों का प्रयोग किया, नए उपमानों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रयोगवादी कहा जाने लगा। खासतौर से अज्ञे ने या फिर मुक्तिबोध, इन दोनों ने उस समय आलोचना के सिद्धांतों पर थोड़ा काम कर रहे थे। तो उन्होंने काव्य विषय और काव्य वस्तु इन दोनों पर ज़्यादातर विचार किया है। खासतौर से अगर समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूं, जैसे पौंचर्यु नाम की रचना है जो कि आदिकाल में राम जीवन पर आधारित रचना है। फिर रामचरितमानस, वो भी राम के जीवन पर आधारित है। फिर रामचंद्रिका, फिर राम की शक्ति पूजा। ठीक है, संशय की एक रात, ये जो रचनाओं का मैंने नाम लिया सारी रचनाएं राम के जीवन पर आधारित हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो विषय तो राम का जीवन है, लेकिन वस्तु है वो अलग है। राम की शक्ति पूजा में राम एक सामान्य मनुष्य की तरह हैं, वो भी हताश निराश होते हैं, जबकि रामचरितमानस में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। ठीक है, संशय की आत्मा में संशय की एक रात नामक रचना में उनका एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि उसी तरीके से कविता के क्षेत्र में प्रयोगवादी कवियों ने कुछ प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर कड़ी आलोचना की जा रही थी। तो उसके जवाब में इन्होंने पहला पॉइंट तो ये दिया कि उन्हें प्रयोगवादी नहीं कहना चाहिए। उनका जो प्रयोग करने का उद्देश्य है वो साध्य नहीं है बल्कि साधन है। दूसरा, उन्होंने साधन पर जोर दिया। उनका यह मानना था कि सत्य की खोज करना है और संप्रेषण पर बल देना है। ये दो इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर उन्होंने विचार किया। अब हम ये देखते हैं कि दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, जिनको कि फार्मूला के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सूत्र है उसमें सूत्र बनता है SBSHNDR। ठीक है, SBSHNDR 7 हो गए। अब इसमें एस से क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, बी से हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। एस से हैं शकुंत माथुर। बहुत ही ध्यान देने की बात है कि शकुंत माथुर, कई किताबों में इनका नाम शकुंतला माथुर लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। शकुंत माथुर ही सही नाम है। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आजकल बड़ी चतुराई से पेपर सेट होते हैं, तो दोनों नामों को रख दिया जाता है और जो परीक्षार्थी है वो कंफ्यूज हो जाता है। कई लोग शकुंतला माथुर को लगा देते हैं, कई शकुंत माथुर को लगाते हैं।
तो ये शकुंत माथुर ज़्यादा सही नाम है, असली नाम यही है, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जब माथुर शब्द है तो आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कहीं न कहीं गिरिजा कुमार माथुर, शकुंत माथुर महिला हैं, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मतलब कि दूसरा सप्तक में एक महिला कवयित्री का आगमन हो चुका है। तो कई बार एग्जाम में सवाल प्रश्न पूछा जाता है कि शकुंत माथुर किस सप्तक से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा दूसरा सप्तक, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये 3 लेटर्स के आधार पर मैंने बताया। एच से हो गया हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास, ठीक है। अगले जो हैं एन से हो गया नरेश मेहता, एन से नरेश मेहता, ठीक। और डी से हो गया धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। और आर से हो गया रघुवीर सहाय। ये जो 7 कवि हैं ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं और घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाता है कई बार, या तो शकुंत माथुर से पूछ लिया जाएगा, या इसमें फेमस हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। हरिनारायण व्यास को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई बार चकमा देने के लिए इनसे भी सवाल पूछा जाता है। नरेश मेहता भी फेमस हैं। धर्मवीर भारती, अंधा युग इन्होंने नाटक लिखा। धर्मवीर भारती एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कि बहुत कम समय में हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएँ हैं उनमें महारत हासिल किया, और 25-26 साल में इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना ली थी महत्वपूर्ण, ठीक है। रघुवीर सहाय ये भी फेमस रहे हैं। तो जिनको PhD करना है वो ध्यान दे सकते हैं कि इनमें से जो उपेक्षित कवि रहे हैं वो अपना PhD का सिनॉप्सिस उन पर तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो क्रम से तो ऐसे याद किया जा सकता है। अगर इनका जीवन क्रम ध्यान में रखें तो जो शमशेर बहादुर हैं इनका 1911 में जन्म हुआ था, 1913 में जन्म हुआ भवानी प्रसाद मिश्र का। शकुंत माथुर का जन्म हुआ 1922 ईस्वी में। हरिनारायण व्यास का जन्म हुआ 1923 ईस्वी में। देख रहे हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है उम्र का इन लोगों का, समकालीन है। नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926 और रघुवीर सहाय 1929। ये इनका जीवन क्रम है। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, खासतौर से शमशेर बहादुर सिंह को, भवानी प्रसाद मिश्र को, शकुंत माथुर को, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो ये इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के जितने भी इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं, कवि हैं, ये दूसरे सप्तक में शामिल हैं। उनको आप याद कर लीजिए। इस फार्मूला के आधार पर भी आप इनको अपने दिमाग में रखिए। SBS HNDR 3-4 बार अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो तार सप्तक में मैंने बताया था उसमें भी एक B आया हुआ था, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो B था भारत भूषण अग्रवाल के लिए, और ये जो B है ये है भवानी प्रसाद मिश्र के लिए, ठीक है। वहाँ पर भी एक N आया हुआ था, तो वो था नेमी चंद्र जैन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, नरेश मेहता के लिए। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि याद करना है। हमारा जो सिस्टम है वो कई बार रटने वाला हो जाता है, तो उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि थोड़ा समझें भी तो ज़्यादा आप चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर इसका हम हिंदी फार्मूला बनाएं तो मैंने एक फार्मूला बनाया है जो कि आप तड़के से इसको याद कर सकते हैं, जिसमें कि है संभव शकुहरि हरिंधर, ठीक है। शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। संभव शकुहरिंधर, ठीक है। तो ये हिंदी का फार्मूला है, और यहाँ पर जो मैंने बताया ये अंग्रेजी का फार्मूला है। तो उम्मीद है कि दूसरा सप्तक के जितने भी कवि हैं उनको आपने देख लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और कॉपी पर नोट्स भी कर लिया होगा। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक इसमें महिला शामिल है, कवित्री, इनको ध्यान में रखिए। दूसरा ये ध्यान में रखिए कि दूसरा सप्तक के अधिकतर कवि
नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जिसमें कि मुक्तिबोध का नाम आता है, शमशेर बहादुर सिंह का नाम आता है, धर्मवीर भारती का नाम आता है, रघुवीर सहाय का नाम आता है। ये नई कविता के भी प्रमुख कवि हैं। ये प्रयोगवादी भी हैं और नई कविता में भी शामिल रहे हैं। तो आपको कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि किस सप्तक से नई कविता का धीरे धीरे आरंभ हो जाता है, तो उत्तर होगा दूसरा सप्तक। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जितने भी सप्तक हैं ज़्यादातर में जो समय का अंतराल है वो 8 साल के अंतराल है। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, तो ये रखिए। और जो आखिरी सप्तक है उसमें तो करीब 20 साल का अंतर है। ठीक है, लेकिन और बाकी में 8 साल का अंतर है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। बाकी ये सप्तक के जितने कवि हैं उतना ही इम्पोर्टेंट हैं लिखित और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसके साथ ही इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार इंटरव्यूअर ऐसे करते हुए सवाल पूछ लेता है कि क्या सप्तक के कवियों का नाम बता सकते हो। तो फार्मूला जब आपके दिमाग में रहेगा तो आपको डर नहीं रहेगा। एक बार मैं बिहार लोक सेवा आयोग में एग्ज़ाम देने गया था, इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मुझसे रामचरितमानस के 7 कांडों का नाम पूछा गया। तो इंटरव्यूअर को लगा कि मैं नहीं बता पाऊँगा, जबकि मैंने खुद फार्मूला बनाया हुआ था। और उन्होंने कहा कि क्या आप सातों का क्रम के अनुसार बता सकते हैं। मैंने बोला जी बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने धड़धड़ा कर बता दिया और उधर से चुप रहे। उनको लगा कि नहीं ठीक से पढ़कर आया हुआ है। तो उम्मीद है कि जो भी फार्मूला मैंने तार सप्तक में बतलाया, दूसरा सप्तक में बतलाया, आप लोगों को ज़रूर लाभप्रद साबित हो रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।